की सेवा के बारे में बात करेंगे, जिनके बिना किसी को भी सेवा देना मुमकिन नहीं, यानी कि हमारे केयर गिवर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि आर केयर गिवर्स हैव हेल्प्ड आवर पेशेंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। फिर वो उनकी एक्सरसाइजेस हो, उनका छोटा मोटा काम हो, उनकी देख रेख करना हो, उन सब में केयर गिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा है। So, while doing this, there is a lot of strain and stress our caregivers have to go through. तो इसी वजह से आज के वेबिनार में हम यानी कि हमारे केयर गिवर्स को के जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके लिए फिजियोथेरेपी द्वारा दी गई कुछ टिप्पणियां आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं। उम्मीद है कि वो आपको काम आए। सो वी वुड लाइक टू बिगिन आवर प्रेजेंटेशन। सो the topic for today is Caregivers Care, a Physiotherapist Guide. इस वेबिनार के थ्रू हम आपको केयर गिवर्स के कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए फिजियोथेरेपी द्वारा दी गई कुछ टिप्पणियां बताएंगे। यानी वो कौन सी कॉमन कंडीशंस है जो हमारे केयर गिवर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारे केयर गिवर्स को व्हाइल दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको तकलीफदायक साबित हो सकती है। तो हमने इस प्रेजेंटेशन के द्वारा हर जॉइंट के बारे में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स लिस्ट किए हैं। सो टू स्टार्ट विद द नेक, ओके। हमारा नेक जो है, जो हमारी गर्दन का हिस्सा है, वो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर काम करते हुए हमारे नेक को हमारी बॉडी के ऊपर स्टेबल रहना जरूरी होता है। तो यानी जब आप पेशेंट्स के एक्सरसाइजेस करवा रहे हो, या जब आप आगे बढ़ के उनको कुछ दे रहे हो, तो आपका जो नेक है वो हमेशा इस पोजीशन में रहता है। इट इज ऑलवेज एज दो इट इज इन द फ्रंट। सो व्हेन दिस इज हैपनिंग, जब ये होता है, तो हमारे नेक के जो पीछे के मसल्स है, और आजकल ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम सब फोन को इस तरह पकड़ते हैं जहाँ पे हमारी गर्दन नीचे हुए देखती है। कोई काम होता है तो हम कॉन्स्टेंटली नीचे देखे रखते हैं। तो हमारे जो पीछे के मसल्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, और आगे के मसल्स टाइट हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। तो दोनों मसल्स के बीच, आगे और पीछे के जो मसल्स है उनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे वहां एक दर्द हो रहा है। आपके नेक रीजन में, गर्दन के रीजन में आपको एक अजीब तरीके से ऐसा लगेगा कि वो हिस्सा भारी हो चुका है। स्पेशली जो हमारा ट्रपेजियस मसल्स है, जो हमारे नेक के इस भाग में प्रेजेंट है, वो मसल हर बार काम करते रहता है। तो यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो, वो मसल एक्टिवेटेड रहता है। तो कभी भी आप नोटिस करेंगे आफ्टर अ हैवी डे, अगर आप यहाँ पे हाथ लगा के टच करेंगे ऐसा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इज ट्रपेजियस स्पैज़म। ओके, मूविंग ऑन टू द अदर जॉइंट। जैसे कि नेक के बाद हमने एक्सप्लेन किया है शोल्डर। हमारे जो बाजू के जो रीजन होते हैं, शोल्डर रीजन, यूजुअली जब आप कोई भी पेशेंट को एक्सरसाइज दे रहे हो या फिर ट्रांसफर करते वक्त, जो आपके डेली रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा है, ट्रांसफर्स। whenever you are transferring a patient from one point to another, आपको उनको पकड़ के उनको यहाँ से वहां लेके जाना है। इस दरमियान आपके जो बाजू है, इन पे एक वेट आता है। अगर आपके बाजू के मसल्स इस वेट को लेने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ है, यानी उनमें ताकत है, तो फिर आपको यहाँ पर आ, यहाँ पर तकलीफ महसूस नहीं होगी। लेकिन मान लो कि आपके मसल्स इतने ताकतवर नहीं है, या तो ये करते वक्त आपको कोई झटका आ गया, या तो आपने बहुत जोर से अपनी बाजू कोई चीज के उन्हें उठाते वक्त यूज कर ली, तो अंदर एक सूजन जैसी हो जाती है, और हमारे जो मसल्स है उनपे एक स्ट्रेन आ जाता है। While this happens, you might feel कि यहाँ पे एक अजीब सा पेन हो रहा है over the shoulder region। कभी कभी हाथ ऊपर करते वक्त आपको तकलीफ महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा हाथ ऊपर करने में मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। तो ऑल दिस इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल। और हमारा हमारा जो शोल्डर और नेक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों, अगर यहाँ पे कोई तकलीफ होता है तो फिर वो इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बात शोल्डर की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रिस्ट। यानी अभी कई दफा ऐसा होता है कि आपको, अगर एक पेशेंट को
आपको उन्हें कोई एक्सरसाइज करवानी है या आपको उन्हें उनकी कोई चीज उठा के या सेवा देना है, तो कभी कभी आप आपके हाथों के जो मसल्स है, यानी जो रिस्ट का कलाई का हिस्सा है, उस पर ज्यादा प्रेशर डाल देते हो। मान लो कि आपको किसी कोई पेशेंट को उठाना है, उठाते वक्त आप कभी कभी रिस्ट पे ज्यादा प्रेशर डाल के उसे ट्विस्ट कर सकते हो। सो दिस कुड गिव राइज टू अ रिस्ट स्प्रेन। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपको लगेगा जैसे कि आपकी जो हाथ के मसल्स है, आपको ऐसे लगेगा जैसे ये अजीब सी झुंझुनाहट सी भर चुकी है, या तो आपको यहाँ पे दर्द होने लगेगा, या तो आपको एक वीकनेस महसूस होगी। वेल, कार्पल टनल सिंड्रोम इज वन ऑफ अ कॉमन कंडीशन विच इज फेस्ड व्हेन देयर इज a lot of pressure at the wrist joint. ओके, तो ये सिम्टम्स है थोड़े बहुत, जिसमें आपको, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो आपके रिस्ट पे अननेसेसरी स्ट्रेन या अननेसेसरी स्ट्रेन आ चुका है। So that was about the wrist. Moving ahead, we go to the low back. Very important part of your daily routine. सारे केयर गिवर से वो कहना चाहती हूँ कि आप लोग का जो काम है जिसमें वेट ट्रांसफर होता है, यानी आपको एक पेशेंट को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, या वो अगर सो रहे हैं तो उनको ऊपर उठाना है। ठीक है, अब ये करते वक्त आप जो है आपके कमर के हिस्से से आगे बेंड फॉरवर्ड करते हो, राइट। जैसे कि ये पिक्चर में हमने देखा कि अगर आपको किसी को बेड से उठाना है, उन्हें उठकर बिठाना है, तो आप जाहिर सी बात है झुक कर उन्हें उठाने की कोशिश करेंगे। ये चीज करते समय कितनी कितनी बार हमारा जो बैक रीजन है उस पे एक प्रेशर सा आ जाता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे बैक में एक झटका पकड़ लिया है, जैसे कि कोई चीज वहां पर अटक सी गई है। फिर आप जब खड़े होगी तो आपको यूं महसूस होगा कि यानी खड़े रहने पे तकलीफ हो रही है, वहां पे दर्द हो रहा है। तो ये जो बैक प्रॉब्लम है ये बड़ी कॉमन है, क्योंकि इसका जो मेन एक क्या बोलते हैं, एक मेन फैक्टर ये होता है कि आपका जो पेशेंट है वो बेड पे सोए हुए है, और आप उनसे दूर खड़े रह के जब आप उनसे थोड़े फीट दूरी पे है और फिर आप बेंड करके उन्हें उठाना चाहते हो, तो यहाँ पे अननेसेसरी स्ट्रेन आता है। तो ये चीज करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान देना है कि आपको अपनी बॉडी को पेशेंट की बॉडी के बहुत नजदीक रख के उनकी मदद करनी है। समझ में आया? यानी कि पेशेंट के जो, और कभी कभी उनके बेड और आपके बीच में एक ग्रिल जैसा होता है, एक सपोर्ट जैसा होता है, जो आप लोग दोनों के बीच में आ सकता है, तो उसे नीचे करके उनके नजदीक जाकर उनको उठाना है। तो इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी स्ट्रेन आपके बैक पे आता है उससे आप बच जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बैक मसल्स टाइट हो जाते हैं, कभी एट द एंड ऑफ द डे यू फील लाइक एज दो मेरी कमर पकड़ी गई है, यानी कि तो उसे हम मसल स्पाज्म बोलते हैं फिजियोथेरेपी टर्म में। क्योंकि ये मसल्स जो हमारे, जैसे मैं आगे की प्रेजेंटेशन में बताने वाली हूँ, हमारे जो कोर मसल्स है, द वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ अ बॉडी, हमारे बैक मसल्स आर अ पार्ट ऑफ दोस कोर मसल्स। ओके, सो ये मसल्स यानी कि हर वक्त काम करते रहते हैं, तो इनका जाहिर सी बात है इनका थकावट महसूस होना बहुत कॉमन है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारे नी और एंकल की। अब हमारा जो नी और एंकल है, लाइक द नी इज द वेट बेयरिंग जॉइंट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको पता होगा आपकी बॉडी का, आपके शरीर का पूरा जो वेट है वो हमारे नीज पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब जब आप बहुत देर तक खड़े हो एक ही पोजीशन में, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, केयर गिवर को आप पेशेंट को अपने साथ चला रहे हो, तो यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर फीट। ओके, ये करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पैरों के मसल्स में, पैरों के स्नायु में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उस लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स को, क्या बोलते हैं, उसे झेल सके वे, यानी कि उनमें इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो आपके जो वॉकिंग, कंटिन्यूस वॉकिंग है, कंटिन्यूस स्टैंडिंग को इस तरीके से बैलेंस कर सके कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पेन महसूस ना हो। कई दफा हम पूरा दिन चले जाता है, रात को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पैरों में अजीब सी थकावट आ जाती है, जैसे कभी कभी हमारे घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, कभी एंकल में स्वेलिंग आ जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो फुटवेयर है वो करेक्ट नहीं होता। बाई करेक्ट फुटवेयर आई मीन there is there is a there are certain footwears like shoes or something which give a good support system to your feet. So if our footwear is not right, again that is going to harm our ankle. Okay, so these were about, ये थोड़े बहुत common conditions हमने list किए हैं जो आप
आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये महसूस हो सकता है। तो आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल है कि सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ हेल्दी मसल, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्नायु में, हमारे मसल्स में होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मसल्स को तकलीफ ना पहुंचे, जिसकी वजह से ये जो दर्द है, ये जो इम्बैलेंस है, ये जो हमें कांस्टेंट सताते रहते वो ना हो। तो उस प्रॉपर्टीज को हेल्प प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए। पहले तो वो तीन प्रॉपर्टीज कौन सी है? द थ्री प्रॉपर्टीज आर मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी के बारे में समझाना चाहूंगी। मोबिलिटी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यानी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपके जॉइंट्स में कितना, आपके जॉइंट्स में रेंज है, किस कदर आप कोई चीज को उठा सकते हो। जैसे मान लो एक पेशेंट बेड पे लेटे हुए है, अभी आपको जो है उनके हाथ, अपने हाथों से उनके पैर को उठाना है और उठा के नीचे से ऊपर तक एक्सरसाइज करवानी है। ओके, दिस इज द लेग एंड हियर आई हैव माय हैंड एंड आई हैव टू डू दिस। अब ये करने के लिए मेरे शोल्डर्स में, मेरे एल्बोज में, मेरे रिस्ट में उतनी मोबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इसे ऊपर तक लेके जाऊं। बराबर? हाँ या ना? इतना उनमें क्या बोलते, इतनी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं खुद अपना हाथ फ्रीली ऊपर उठा सकूं। ये हो गया मान लो मोबिलिटी। रही बात स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मसल की ताकत। अब अगर आपने हाथ उठा लिया, इतना मैंने मान लिया, लेकिन क्या आपके मसल्स में उतनी ताकत है, क्या आपके स्नायु में उतनी ताकत है कि वो उस हैवी लिम्ब को नीचे से लेकर ऊपर उठा सके? ऐसा ना हो कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उठा रहे, लेकिन आपका मसल, आपका हाथ थक गया है। यू फील एज दो अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं उसे उठा रही हूँ और यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है। वो रही बात स्ट्रेंथ की। एंड लास्ट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के मायने कि अगर मुझे वो पैर को उठाकर ऊपर रखना है और किसी ने मुझे बोला कि 20 सेकेंड्स तक काउंट करो, तो क्या मेरे मसल्स में उतनी ताकत है कि वो पोस्चर को वो 20 सेकेंड्स तक होल्ड कर सके? ठीक है। अगर मैं तो कभी कभी हम बाजार में जाते हैं तो हम थैली उठाते हैं, राइट? अभी वो थैली को हम पकड़ के घर तक लेके जाते हैं, बाय द 2-3 किलो की थैली सपोज हमने वजन उठा लिया, बाय द टाइम वी रीच होम हमारे हाथ एकदम दुखने लगते हैं। वो 2-3 किलो का जो भी पटेटोज की थैली है, वो यहाँ पे एक अजीब सा पेन आने लगता है। क्यों? बिकॉज हमारे मसल्स में इतनी एंड्योरेंस नहीं होती कि हम इतने टाइम तक उसे पकड़ के चले हमारे साथ। तो वो एंड्योरेंस होना भी जरूरी होता है। तो सिमिलरली ये तीनों का होना, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ऑल दीज थ्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ योर मसल। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक होगा तो चलेगा, तीनों का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो आज हम हमारे जो वेबिनार है उसमें आपको इन तीनों कंपोनेंट्स को किस तरीके से आप अपने रूटीन में लाए इसके बारे में बताएंगे। ऑल्सो हमारा मेन एम्फेसिस है आज कोर मसल्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि व्हाट आर दीज कोर मसल्स। ये आपने कई दफा सुना होगा कि लोग एब्स मारते हैं, मुझे 6 पैक एब्स बनाना है। ये व्हाट इज इट एक्चुअली? दैट इज एक्चुअली द कोर मसल्स दे आर टॉकिंग अबाउट। कोर के मायने वो मसल्स जो हर वक्त आपके अंदर एक्टिवेटेड रहते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम, एक स्टेबिलिटी सिस्टम बनाते हैं। ओके, दे आर द मेन सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ बॉडी। और आप कोई भी काम कर रहे हो, बैठो, उठना, चलना, दौड़ना, नीचे से झुक कर ऊपर उठना, हर काम में जो आपके कोर मसल्स का एक प्रॉपर स्टेबिलिटी होना जरूरी है। अगर आपके कोर मसल्स वीक हो गए तो आपको it will give rise to a lot of problems. Okay, so moving ahead, मैं आपको सिंपली बताना चाहती हूँ कि हमारे कोर मसल्स कैसे दिखते हैं। our core muscles are the most important part of the body. तो यहाँ पे मैंने एक कैन का एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, कैन का जो ऊपरी हिस्सा है वो हमारा डायफ्राम का मसल है, वो हमारा डायफ्राम मसल ऊपर का हिस्सा बनाता है। जो बेस है हमारे कोर का, वो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स है। पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी कि ये हमारा जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है, जो हमारे बेस का हिस्सा होता है, उसे पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं।
और बीच में जो है वो मल्टीफिडिस और ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, ये दो मसल्स इनकी बॉडी बनाते हैं। तो ये चारों मसल्स जो है मिलके एक सिलेंडर जैसा बनाते हैं, जिन्हें हम कोर बोलते हैं। एंड ऑल दीज फोर मसल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड स्टेबिलिटी इन योर बॉडी। तो आज के हमारे हम इस वेबिनार में हम आपको कोर मसल्स के बारे में ज्यादा एम्फेसिस करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचेस बताने वाले हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू डॉक्टर नीति गाला for the Hello further. everyone. Hello everyone. A very good afternoon. This is Dr. Neeti Gala. I'm one of the members of Relieving Hands. So आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। दीज आर द एक्सरसाइजेस जो हमें नीचे झुकने या कोई भी काम करना हो तो मसल में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। So full body flexibility exercise is what we are going to show, followed by some of the core exercises. Just an advice before starting the exercises. ये एक्सरसाइज जो डॉक्टर सारा ने कहा वो कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, वो कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए नहीं है। सो मेक श्योर अगर आप ये कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो पहले आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज, इफ ही गिव्स अ थम्स अप तो ही आप ये एक्सरसाइजेस करें। ऑल्सो अगर आपको बहुत टाइम से ऑलरेडी कोई पेन हो रहा है जो आइस पैक, हॉट पैक या मेडिसिन या एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा है, तो इट्स नेसेसरी कि आप आपके रिस्पेक्टिव डॉक्टर को देखें और आपका कंडीशन डायग्नोस कराए, उसके बाद ही आप आगे जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज नोन एज द स्ट्रेचिंग फॉर द शोल्डर एंड द आर्म मसल्स। सो हम सब यूजुअली ऐसे स्लाउच पोस्चर में हर काम करते हैं। बेंट पोस्चर में हमारा स्पाइन स्ट्रेट है, बट हम हमेशा ये पोस्चर, क्योंकि ये इजी पोस्चर है मेंटेन करने, इसलिए हम ये पोस्चर में काम करते हैं। तो जो हमारे आगे के चेस्ट के मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। सो द फर्स्ट एंड द सेकंड एक्सरसाइजेस आर टू स्ट्रेच दीज मसल्स। सो कोई बॉल या तो डोर के अगेंस्ट आपको सपोर्ट लेना है। एट द शोल्डर लेवल आपको आपका पाम वॉल पे फिक्स करना है, नॉट ऊपर नॉट नीचे, एग्जैक्टली एट द शोल्डर लेवल। और दोनों लेग्स में ऑलमोस्ट 1 हैंड का डिस्टेंस रख के खड़े रहना है। नाउ पाम को फिक्स रख के आपको टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड बॉडी को शिफ्ट करना है ऐसे, एंड देन स्टार्ट मेंटेनिंग दिस पोस्चर फॉर 15 to 20 सेकंड्स। स्टार्ट विद 15 to 20 सेकंड्स और आपको 30 सेकंड्स तक एक्सटेंड करना है। आपको ये रीजन में स्ट्रेच फील होगा, एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन स्लोली। ये करते वक्त आपको आगे हिस्से में भी स्ट्रेच फील होगा। द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, पहले हमने पाम को दीवार पे स्टिक किया था, अब हम पाम के पीछे के हिस्से को स्टिक करेंगे, सेम एट द शोल्डर लेवल, एंड अगेन वॉक टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। मेक श्योर कि आप ओवर स्ट्रेच ना कर रहे हो, ये हिस्से में एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए, जितना बेयर कर सकते हो उतना ही प्रेशर होना चाहिए। अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। दोनों में स्ट्रेच यहीं पे आएगा, बट द डिफरेंस इज ये करते वक्त आगे स्ट्रेच आएगा और ये करते वक्त पीछे। However, अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जैसी कंडीशन से गुजर रहे हैं और आपको हाथ में मूंगी आती वैसी सेंसेशन हो, तो मेक श्योर कि आप ये एक्सरसाइजेस ना करें। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर फुल बॉडी। पीछे के जो मसल्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए ये एक्सरसाइजेस है। हेड टू टो सारे मसल्स आर कनेक्टेड, उसको हम स्ट्रेच करेंगे। सो पहले आपको खड़े रहना है, दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर रख के। अभी हाथ के सपोर्ट से आपको नीचे शिफ्ट होते जाना है। मेक श्योर आपका जो हील है, पैर की नीचे का भाग, वो जमीन पे चिपका हुआ है। नीज को स्ट्रेट रख के नीचे जाना है। अब हाथ को नीचे टच करने के बाद आपको आगे चलना है हाथों के सहारे, लेकिन पैर पीछे जमीन पे ही लगे रहेंगे। आपको जो मैक्सिमम स्ट्रेच यहाँ पे फील होने लगेगा आपके काफ में और पीछे के थाई के पीछे के हिस्से में, वहां रुक जाना है और पीछे चलते हुए आना है वापस। यू कैन स्टार्ट फॉर 15 to 20 seconds and continue till 30 seconds. However, अगर ये करते वक्त आपको बैक में पेन हो रहा हो या एब्डोमिनल में पेन हो रहा हो तो मेक श्योर कि आप ये एक्सरसाइजेस ना करें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं दिखाने वाली हूँ इज टू स्ट्रेच आपके जो आगे के मसल्स है।
हेड टू टो से लेके सारे मसल्स आर कनेक्टेड, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए है नेक्स्ट एक्सरसाइज. यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर स्टमक, हाथ बाय द साइड ऑफ द बॉडी. अभी आपको हाथों के सारे धीरे धीरे ऊपर आना है, दोनों एंकल ज्वाइन होने चाहिए और ये पोजीशन में होल्ड करना है. अगर ये आपको इजी लगने लगे तो और ऊपर आना है सिर्फ पाम्स के सहारे. मेक श्योर आपके शोल्डर नीचे हो, ऊपर ना आ रहे हो, एकदम रिलैक्स्ड और ऊपर देखना है. होल्ड दिस फॉर 15 to 20 seconds एंड गो डाउन स्लोली. ये करते वक्त आपको आपके थाई, आगे के थाई के रीजन में और स्टमक के रीजन में स्ट्रेच आना चाहिए. हावेवर अगर आपको पीछे पेन हो रहा हो बैक में ऊपर आते वक्त, मिड में, या आपके पैर में मूंगी चल रही हो, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है. इसका ही प्रोग्रेशन है धनुरासन एक्सरसाइज, जिसमें सेम यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर स्टमक, दोनों एंकल को नजदीक लेना है और पकड़ना है, and then you have to come up like this and hold this for 15 seconds and come down slowly. ये दोनों एक्सरसाइज करते वक्त आपको आपके पेट के आगे के हिस्से में और थाई के हिस्से में ही सिर्फ स्ट्रेच फील होना चाहिए, बैक में पेन नहीं होना चाहिए. So as Dr. Sara had said कि low back pain is one of the common problems faced by the caregivers. We all know कि हमारा स्पाइन काफी हिस्सों से बना है, तो नेसेसरी है कि पूरा स्पाइन एक साथ ना मूव हो, हिस्सों में मूव हो, आधी बॉडी स्ट्रेट एंड आधी बॉडी बेंड हो सके. और लोअर बैक पेन बीइंग वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम, हमें उसका हल ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लो बैक के लिए स्ट्रेचिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फॉर दिस वी विल लाई डाउन स्ट्रेट ऑन आवर बैक. दोनों नीज को बेंड करना है, दोनों हाथ को दूर रखना है शोल्डर लेवल पे. दोनों नीज और एंकल ज्वाइन है मेरी, और एंकल अपने हील को टच रखना है फ्लोर पे. अभी सिर्फ दोनों नीज दूसरे साइड लेफ्ट साइड पे जाएंगी, बॉडी यहीं पे रहेगी. होल्ड दिस फॉर 10 to 15 seconds एंड कम अप स्लोली. मेक श्योर जब आप साइड में जा रहे हो तो आपका हिप्स पूरा ऊपर ना आ रहा हो, ये हिस्से में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए. एंड देन कम अप स्लोली. ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट की है, ये आप एवरी 2 to 3 आवर्स कर सकते हैं, हर साइड के लिए दो बार ईच, और स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सेकेंड्स. आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, ये आपका टारगेट है. बट मेक श्योर जो हिस्से में मैंने स्ट्रेच दिखाया है वहीं आना चाहिए, पेन कहीं और नहीं आना चाहिए. So I will hand over to Dr. Rutvi to continue the further stretching exercises. Thank you. Hello everybody, my name is Dr. Rutvi Shah and I am one of the members of the team of Relieving Hands. Dr. Neeti ने जो exercises सिखाए उसी टाइप के exercises मैं आगे सिखाऊंगी. पहले exercises है हमारे कंधे और गले के ये हिस्से के लिए. ये बहुत कॉमन है कि यहाँ के जो मसल्स है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं, बाकी सारे मसल्स को यूज कम करते हैं, इसलिए यहाँ नॉट्स फॉर्म होना या ये मसल्स टाइट होना बहुत ही आम बात है. बट अगर वो टाइट ही रहते हैं, अगर हम उसके लिए कुछ करते नहीं है तो वो धीरे धीरे दर्द देने लगते हैं. वहां जो स्नायु बैठा है वो इतना जकड़ जाता है कि फिर प्रॉपरली आपको ऑर्थो या फिजियो से जाके ट्रीटमेंट करवानी पड़ सकती है. सो ये ना हो उसके लिए ये स्ट्रेच है. सो पहले स्ट्रेच के लिए हम अपना हाथ कान को लगाएंगे, फिर ये कान धीरे धीरे कंधे की ओर लेते जाएंगे. ये हिस्से में आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए. ध्यान रखना है कि हाथ से बहुत जोर से खींचना नहीं है, जब तक आपको कंफर्टेबल या आसान खिंचाव महसूस होने लगे वहां तक ही लेके जाना है. अगले स्ट्रेच में आपको अपने कॉलर बोन की तरफ देखना है. सो पहले हम देखेंगे एक साइड में, फिर नीचे. अब ये पोजीशन में जहां आपको अपना कॉलर बोन दिख रहा है, हाथ को ऊपर लेंगे और हल्के से खींचेंगे.
यहाँ पीछे की साइड आपको स्ट्रेच महसूस होगा। पहले और दूसरे व्यायाम में फर्क ये है कि पहले व्यायाम में आपको साइड में ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, दूसरे व्यायाम में आपको पीछे ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। अब ये व्यायाम करने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने जरूरत नहीं है। दो पेशेंट के बीच में या आप जब ब्रेक ले रहे हो तभी भी कर सकते हैं, पर जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार करें। जैसे डॉक्टर नीति ने बताया, हर 2 से 3 घंटे में ये स्ट्रेचेस अगर आप चलते चलते या खड़े खड़े भी कर रहे हैं तो भी ये इफेक्टिव होते हैं। अब अगले स्ट्रेच के लिए सीधा बैठे, एक हाथ ऊपर से लेके जाए और धीरे 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 करके साइड में बेंड होने लगे। दूसरे हाथ को अपने दूसरे घुटने पर लगाएं। ऐसा सोचना है कि आप एक सर्कल बना रहे हैं दोनों हाथ से। आपके ये हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। ये व्यायाम करते समय अगर आपको दूसरी साइड कमर में या पीछे बीच में तकलीफ होने लग रही है, मतलब आपके कमर में कुछ दब रहा है, तो आप ये व्यायाम सुपरविजन के बिना ना करें। जैसे कि हम बोल रहे थे कि हमारी स्पाइन जो है वो बहुत हिस्सों में या अलग अलग बोन्स से बनी है। अगर ज्यादा मूवमेंट या ज्यादा अलग अलग टाइप की एक्टिविटी हमारे डेली रूटीन में नहीं होती तो वो कमर जकड़ जाती है। जकड़न माने दो बोन के बीच में जो मूवमेंट होनी चाहिए आगे पीछे वो नहीं होती है। तो ये मूवमेंट जब नहीं होती है तब हमारी कमर स्टिफ हो जाती है और फिर दर्द देने लगती है। सो ये मूवमेंट हो या नॉर्मल की तरफ वापस आए, इसके लिए अगला व्यायाम है। इसे हम कहते हैं कैट एंड कैमल पोज। सो पहले इसको शुरू करने के लिए हम घोड़ा बनेंगे। स्टाफ आएगा ना, उसे 1,000 कैंसिल होके 15,000 तक, अपना 13,000 तक की आए, हो ही जाएगा। ये पोजीशन आगे अपना ब्रेस्ट हाथ में कंधे के नीचे कपड़ा लेके 10,000 घर पे ले। I would just request everyone to mute their mics, please. कंधे, Thank you. अपना ब्रेस्ट कंधे के नीचे होना चाहिए और घुटना बिल्कुल हिप के नीचे होना चाहिए। ये ऐसे आगे या पीछे, ये पोजीशन गलत है। अब यहाँ से पहले हम करेंगे कैट पोज। कैट पोज करने के लिए यहाँ से अंदर जाना है। सो धीरे 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 अंदर जाने शुरुआत करेंगे और फिर गर्दन को ऊपर उठाएंगे। जा रहे दोनों। लास्ट में जिसको मैंने बोला चलिए जैसे आरम जी प्लीज आप अपना बंद कर दें। तो आरम स्टाफ सबने देखे प्लीज आप आपका अब यहाँ से उल्टा करेंगे। वही तो और नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वही बोल रहा हूँ यार। 21,000 मतलब सॉरी। अब यहाँ से उल्टा करेंगे। सो ये हमने किया कैट। अब यहाँ से पूरे स्पाइन को कर्व करने की कोशिश करेंगे, अंदर आते जाएंगे। ऐसा सोचना है कि यहाँ से कोई गर्म हवा मार रहा है और आप अपना बॉडी उससे दूर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको लगे कि पूरा आपने कर्व कर लिया है, तब हल्के से हाथ को ग्राउंड में दबाए और शोल्डर को एक दूसरे से अलग करने की ट्राई करें। ये दोनों कैट और कैमल आप 5-5 काउंट के लिए होल्ड करें। जब आप पहले ये व्यायाम करना शुरू करेंगे तब ऐसा लगेगा कि आप ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि ज्यादा अंदर नहीं ले पा रहे हैं, ज्यादा कर्व नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे वो मूवमेंट बढ़ता जाएगा। पर स्पेशली जब आप कैट कर रहे हो तब अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो अगेन प्लीज किसी डॉक्टर को जाके दिखाइए और फिर ही ये एक्सरसाइज करें। सो अभी आगे कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए डॉक्टर अदिति पारिक आपको एक्सरसाइज दिखाएंगे।
Hello everyone. Good afternoon. I'm Dr. Aditi Parekh. I'm a member of the team Relieving Hands. अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइजेस देखे वो हम सब मोबिलिटी के लिए कर रहे थे, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ताकि जो भी आपके बॉडी पार्ट स्पाइन जो भी है वो अच्छे से मूव हो पाए और पूरा रेंज ले सके। अभी जब भी हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी में, तो जैसे हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि जरूरी है कि हमारा कोर का जो हिस्सा है वो एक्टिवेटेड रहे। आप जैसे लोग जब भी कोई भी पेशेंट की मदद कर रहे हैं या उनको मूव कर रहे हैं, उनका वजन आपके ऊपर लेके चला रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज में आपके स्पाइन के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आता है। अगर आपका कोर और जो हमारे सीट के हिस्से यानी कि जो बटक्स के मसल होते हैं वो अगर एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं तो स्पाइन के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ता है और फिर उसकी वजह से आपको दर्द होना चालू होता है और बहुत सारे दूसरे स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए अभी के जो हम एक्सरसाइजेस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं वो हमारे स्पाइन और ग्लूट्स यानी कि जो बटक्स या सीट के मसल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है। सारे एक्सरसाइजेस में ध्यान रखना है कि आपके स्पाइन के ऊपर ज्यादा प्रेशर या लोड ना आए। आपको अगर जब मसल एक्टिवेट हो रहा है वहां पे दर्द नहीं हो रहा है बल्कि कि स्पाइन के ऊपर हो रहा है तो इमीडिएटली आपको एक्सरसाइज बंद कर देना है। कोई भी एक्सरसाइज करते समय स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस या लोड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो पहले 2 एक्सरसाइजेस करेंगे वो हमारे कोर को एक्टिवेटेड रखने के लिए है, सब एक्सरसाइजेस सब एक्टिविटीज करते समय। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप ऐसे लेटेंगे। पहले हम जो कोर का हिस्सा है वो समझ लेते हैं। हमारे नाभि के नीचे के पेट का हिस्सा है उसे कोर मसल्स वहां पे लोकेटेड होते हैं। वो एक्टिवेट करने के लिए दोनों पैर फोल्ड रखे, लेटे रहिए और जो नाभि के नीचे का हिस्सा है उसको नीचे जमीन की तरफ पुश करना है। टाइट करेंगे और नीचे पुश करेंगे। ये पुश करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कंटिन्यू रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सांस रुक रही है या आप प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जोर से 10 तक गिन सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के लिए नीचे जमीन की तरफ नाभि के नीचे के पेट को दबाएंगे और मेंटेन रखेंगे। ये समझने के बाद कि कोर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, आगे के 2 एक्सरसाइजेस करते हैं। दोनों पैर को ऊपर हवा में रखना है, ऐसा एल शेप बनाना है। हो सके तब तक पैर को नीचे नहीं रखना है। अगर ऐसा लगे कि पैर में थकान हो रही है या पैर के मसल्स दुखने लग रहे हैं तो फिर आप नीचे रख सकते हैं। अभी जो हमने कोर एक्टिवेट किया था नाभि के नीचे का पेट नीचे दबा के वैसे एक्टिवेट करेंगे और होल्ड करना है 10 काउंट्स के लिए। ध्यान रखना है कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट चालू रहे, ब्रीदिंग स्टॉप ना हो, इसके लिए जोर से 1 to 10 गिन सकते हो। एंड रिलैक्स करते समय सिर्फ पेट के हिस्से को लूज करना है, पैर हो सके तब तक ऊपर ही रखना है। अगर 3-4 बार करने के बाद पैर थक रहे हैं तो आप नीचे रख सकते हो 2 सेकंड के लिए और वापस ऊपर रख के कंटिन्यू रखोगे। ऐसे 10 टाइम्स रेपिटेशंस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका ही प्रोग्रेशन है। सेम चीज करते समय ध्यान रखना है कि जो बैक का हिस्सा है वो आर्च नहीं होना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना है कि बैक नीचे जमीन से चिपका रहे। पैर वापस ऊपर जो कोर का हिस्सा था वो टाइट करके एक्टिवेट करके रखेंगे और अभी एक पैर को सीधा नीचे जमीन की तरफ ऐसे स्ट्रेट करना है और ऊपर। इसमें कोई होल्ड्स नहीं करने हैं, सिर्फ पेट टाइट रख के नीचे और ऊपर। इसमें ध्यान रखना है कि नीचे लेते समय जो कोर का जो हमने टाइट करके रखा है हिस्सा वो छूटना नहीं चाहिए। मेंटेन करके नीचे और ऊपर। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि पैर नीचे लेते समय से झट करके छोड़ नहीं देना है। अच्छे से कंट्रोल करके नीचे लेके जाओगे, जमीन को टच नहीं करना है, स्ट्रेट रख के ऊपर। ऐसा दोनों पैर के लिए 10-10 बार करना है। ये जो 2 एक्सरसाइजेस थे वो कोर मतलब जो स्पाइन के आगे के हिस्से के जो मसल्स है उसके लिए थे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम जो बटक्स यानी कि ग्लूट्स या सीट का हिस्सा है उसके लिए करेंगे। ये करने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि सब एक्सरसाइजेस में जो हमारे बटक्स यानी जो सीट का हिस्सा है उसको स्क्वीज करके रखना है।
ये दो एक्सरसाइजेस भी लेट के ही करेंगे। अच्छे से लेटेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके एंकल का हिस्सा है वो नीचे एकदम नीचे रहना चाहिए, ऐसा आगे एकदम पीछे नहीं, डायरेक्टली नीचे नीचे। अभी जो हमारे जो सीट का हिस्सा है उसको दोनों को एक दूसरे की तरफ स्क्वीज करके रखेंगे और ये स्क्वीज करके पकड़ के अपने कमर को ऊपर सीलिंग की तरफ लेके जाना है। ये लेते जाते समय ध्यान रखना है कि बैक पे प्रेशर ना आए और जो बॉडी है आपका नी से लेके शोल्डर्स तक वो पूरा स्ट्रेट रहे और इसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करते समय सिर्फ बॉडी के पोजीशन को नहीं, सीट का जो हिस्सा टाइट करके रखा है उसको भी होल्ड करना है। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे और नीचे आते समय कंट्रोल करके नीचे लेके आओगे, से झट करके कोई भी एक्सरसाइज में बॉडी को छोड़ना नहीं। ऐसा 10 टाइम्स रिपीटेशन करोगे। ऊपर, होल्ड एंड नीचे। ये करते समय ध्यान रखना है कि जो एडी का जो भाग है वो नीचे जमीन की तरफ प्रेस करके रखना है। ऊपर लेते समय एडी के भाग को नीचे प्रेस करोगे जिससे आपको थोड़ा हेल्प होगा कमर को ऊपर उठाने में, और एंकल पूरा जमीन के ऊपर रहेगा। पैर को ऊपर नहीं लेना है, पूरा फ्लैट जमीन पे, हील से नीचे प्रेशर और कमर ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका प्रोग्रेशन है। इसके लिए सेम यही पोजीशन में लेटोगे, एंकल्स नी के नीचे। सीट का हिस्सा टाइट करने से पहले अभी जो आपके जो घुटने हैं वो ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट करने हैं। अभी इनको धीरे धीरे हो सके उतना फ्लोर की तरफ ड्रॉप करना है, ऐसे जितना हो सके ड्रॉप करोगे। और अभी सीट का हिस्सा दबा के टाइट स्क्वीज करके पूरे बॉडी को ऊपर उठाओगे। ये करते समय भी ध्यान रखना है कि एड़ी नीचे प्रेस रहे और पैर कोई भी एंगल से ऊपर ना आए, पूरा पैर नीचे फ्लैट जमीन पर रहेगा। नीज अभी थोड़े बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे और पूरा बॉडी कमर से ऊपर लेके स्ट्रेट मेंटेन करना है। ये भी हो सके तो 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। जो आपके बटक्स के मसल है वो स्क्वीज रहेंगे और धीरे से हल्के से नीचे। वापस सेम, लेग्स नीचे की तरफ, हील नीचे दबा के बटक्स को और पेल्विस को ऊपर लेना है। 10 सेकेंड्स होल्ड, 10 रेपिटेशंस करना है। ये 4 एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है वो बटक्स के साइड के मसल के लिए, मतलब हमारे हिप्स के साइड में 2 मसल होते हैं। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी हम एक पैर पे कोई भी काम करते हैं या अपना खुद का बॉडी वेट हमारे एक पैर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तब पेल्विस का जो कमर का जो बैलेंस होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेल्विस या कमर ऊपर नीचे हिल रही है, अगर जब हम एक पैर के ऊपर खड़े हैं या काम कर रहे हैं, तो उससे भी वापस बैक के ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेस आ सकता है। इसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड के मसल के लिए है। इसके लिए आप एक साइड पे लेटोगे, दोनों पैर स्ट्रेट, नीज दोनों स्ट्रेट। अभी जो ऊपर वाला पैर है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ध्यान रखना है कि जो कमर का हिस्सा है वो ज्यादा ऐसे आर्च नहीं होना चाहिए और ऐसे आगे या पीछे नहीं गिरना चाहिए। स्ट्रेट, हिप्स का भाग ऊपर सीलिंग की तरफ, नी को स्ट्रेट रखना है एंड स्ट्रेट पैर ऊपर एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स। ये करते समय आपको जो हिप्स के साइड का हिस्सा है यहाँ पे, जहाँ पे यूजुअली आपका पॉकेट आता है जीन्स पहनने पे, वो एरिया में प्रेशर महसूस होगा, वो नॉर्मल है। पर अगर स्पाइन पे प्रेशर या पेन आ रहा है तो बंद करना है एक्सरसाइज। सेम नीचे, सेम ऊपर 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। स्टार्टिंग में शायद नहीं होगा तो कम 5 या 7 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हो। होल्ड, ध्यान रखना है कि जो टोज है वो सामने की तरफ पॉइंट करे, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं। होल्ड एंड नीचे, वापस बैक, वापस नीचे वाला मूवमेंट कंट्रोल रहेगा, ऐसे झट करके छोड़ने देना है। ये जो 5 एक्सरसाइजेस थे वो अपने कोर और बटक्स के मसल के लिए थे। जब भी आप ये करोगे, फिर उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी करोगे फ्यूचर में, उसमें ट्राई करना है कि कोर और ये मसल्स एक्टिवेटेड रहे। स्टार्टिंग में शायद आपको ध्यान रख के ये दोनों एक्टिवेटेड रखने पड़ेंगे, बट एज एंड व्हेन आपको आदत पड़ जाएगा सब एक्टिविटीज में वो अपने आप एक्टिवेटेड रहेंगे। इससे स्पाइन पे लोड कम होगा और आपको बैक प्रॉब्लम्स बहुत ही
कम होंगे फ्यूचर। थैंक यू। और ये नाउ हैंडिंग इट ओवर बैक टू डॉक्टर सर। Yeah. So that was about all the exercises which we demonstrated, जिसमें आपको कोर के बारे में बताया, हमने नेक मसल्स के बारे में बताया, थाइस के मसल्स के बारे में बताया. I would like to ask you all, anyone has any questions, you all can unmute yourselves and start your screens and ask us if you all have any questions. किसी को भी कोई questions पूछने हैं ये पूरे session में, कोई भी exercise के बारे में सवाल या कोई भी normal doubt हो तो आप unmute करके आपके सवाल पूछ सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर आदिति, डॉक्टर नीति, डॉक्टर, आप लोग एक्सरसाइज का था को बताया जो असिस्टेंट्स हम लोग को हमेशा पूछते थे कि अगर उसको Sir, your voice is breaking. Hello? Yes, you're audible now, sir. Yeah, you're audible. Okay. So, से लोगों को चमक आता है तो चमक के टाइम पे बेसिक फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? जैसे पेशेंट्स को उठाते या बैठाते समय उनको पैरों पे मोच आती है या कमर पे मोच आती है, गर्दन या कंधे पे मोच आती है, तो वो टाइम पे बेसिक फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं? Dr. Prithvi, you would want to say about this? Yes. So एक तो कि prevention is better than cure, obviously. So उठाते वक्त बहुत ध्यान देना है. But in case अगर मोच आ जाए तो first of all उस हिस्से को stretch करने की कोशिश करेंगे. गर्दन है तो जो हमने स्ट्रेचेस बताए वो आप यूज कर सकते हैं. हर हिस्से के लिए कुछ कुछ स्ट्रेचेस रहते हैं तो आप वो स्ट्रेचेस यूज करके उस हिस्से को स्ट्रेच करें. पकड़ के रखे स्ट्रेच. आप जब पहले शुरू करेंगे स्ट्रेच करना तब शायद वो पेन नहीं जाएगा, बट जब वो स्ट्रेच पकड़ के रखेंगे एक कभी कभी 15 सेकेंड 20 सेकेंड उससे भी ज्यादा, तो वो मसल अपने आप रिलैक्स होने लगेगा. On top of that, you can also use ice. Directly apply a ice pack over the area where you are feeling that मोच आ गई है या spasm में चला गया है मसल. तो लेट जाए, रिलैक्स करें और उस हिस्से पे आइस लगाए. In 10 minutes of icing, you will yourself feel that you are more comfortable. So that's to answer your question. Yeah, okay. Thank you. कोई और है जिनको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है या कुछ इश्यूज है, जनरल कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग बात कर सकते हैं. अनम्यूट करके बात कीजिएगा. अगर अभी कोई क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं और आपको बाद में कुछ याद आए पूछने, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक. हम हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडीज छोड़ देंगे अजय सर के पास, तो फील फ्री टू गेट इन टच. अगर कुछ तकलीफ है, जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रांसफर करने, जैसे आप बेड से चेयर में बिठा रहे हैं और उसी दौरान आपकी कमर में जैसे शार्प पेन आता है, या आगे झुकने वाली कोई भी व्यायाम से या कोई भी एक्टिविटी से आपको शार्प पेन आ रहा है, या ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. वील बी मोर देन हैप्पी टू
help in any way we can. Hello, good afternoon, ma'am. Yes, Good please. afternoon. Can you please start your video so that we can see who is talking? लक्ष्मी राय मैम. Yes. Hello. अभी फिलहाल बहुत लोगों को देखने में आ रहा है, सुनने में कि घुटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, तो किस वजह से मैम? घुटने में तकलीफ होने की काफी सारी वजह हो सकती है. जैसे कि एक तो है कि एज, जैसे जैसे एज होते जाती है 40 एंड अबव, 40 गोइंग टुवर्ड्स 50 एंड 50 एंड अबव, एज के साथ जो चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट दिखने लगता है. दूसरा ये है कि आप जिस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उस तरह, अगर वो बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग है, जैसे कि आपको स्क्वाट करना पड़ता है या आते जाते बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, आपके फाउंडेशन में स्लोप है जो आपको दिन में काफी बार चढ़ना पड़ता है, अगर ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है पर आपके स्नायु में उतनी ताकत नहीं है, तो इनिशियली फॉर अ फ्यू मंथ्स आपको कुछ इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे या आपको कुछ सिम्टम्स नहीं आएंगे, पर धीरे 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 जैसे कि मसल्स टायर आउट होते जाएंगे, स्नायु थकते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये दर्द देना शुरू करेगा. ऑल्सो अगर विटामिन D3 लेवल्स कम है, आप पानी कम ले रहे हैं, विटामिन B12 लेवल्स कम है, तो भी ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द आ जा सकते हैं. जैसे कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है. तो ऐसे जो दर्द होते हैं वो ये विटामिन डेफिशिएंसी के वजह से भी हो सकते हैं. सो आपके घुटने के दर्द का क्या कारण है, वो अगर हम आपसे वन ऑन वन बात करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली बता पाएंगे कि हाँ, आपका घुटने का दर्द इस वजह से है कि आपके स्नायु कमजोर पड़ रहे हैं या फॉर दैट मैटर स्नायु टाइट हो गए हैं. जैसे कि सारा ने कहा कि अगर बहुत देर खड़े रहते हैं या बहुत देर के लिए एक ही पोस्चर मेंटेन करते हैं, खड़े नहीं भी है और बैठे हैं, पर बहुत अगर 6-8 घंटा आपको बैठना पड़ता है, जैसे अगर कंप्यूटर का काम वगैरह है, ऑफिस का कुछ काम है, 6-8 घंटा एक साथ बैठना पड़ता है, आप बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते या मूवमेंट नहीं करते पैर की, तो पैर के जो पीछे का हिस्सा है वो कभी कभी टाइट हो जाता है. तो ये टाइटनेस की वजह से भी आपको तकलीफ हो सकती है. थैंक यू मैम. Yes, Dr. Niti, please unmute yourself. Any more questions? With this, we would like to conclude our lecture. I'll be asking Dr. Ruthvi to give a vote of thanks. So, थैंक यू सो मच. आज हमारे साथ जो 24 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं आज के वेबिनार के लिए, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड लिसनिंग टू अस. Hope we could add some kind of value to your life or your the information that you already have. Special thanks to Mr. Ajay, who coordinated with us and has given our group this opportunity. Thanks a lot, sir, and we hope to associate with Ajicare Foundation going ahead in person. We'll always be available to solve any doubts or any queries that you all might have regarding the exercises that we have demonstrated today, और जो भी presentation में हमने आज information दिया है. तो आप प्लीज बिना हिचकिचाहट हमें कांटेक्ट करें. ऑल्सो लग सकता है कि एक्सरसाइज करने का टाइम किसे है या ये सब एक्सरसाइजेस शायद आपने पहले देखी हो, पर सही तरीके से करना और रेगुलरली करना, ये दो चीजें हैं, तभी ही आपको कोई भी बेनिफिट होगा या कोई भी रिजल्ट दिखेगा. आज आप एक बार आज आपने सुना, आज एक बार किया और कल करना भूल गए या रह गया, तो उस चीज का आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है. हमने बहुत देखा, ये सारे एक्सरसाइजेस जो हमने आज आपको दिखाए हैं, ये हम हमारे पेशेंट्स को भी देते हैं.
So हमने first hand इसके long term benefits देखे हैं. So we would really like everybody to take out 15-20 minutes every day. अगर आप सब एक साथ कहीं मिल रहे हो तो साथ में भी कर सकते हैं. But please make it a habit that you all are taking care of yourselves. क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए या आप bedridden हो गए तो there are a lot of people who are dependent on you who will also be stuck without your help. So hope that our advice will be useful going in the future. Thanks a lot. Thank you. Thank you all. Everyone. Thank you, Relieving Hands. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.